हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का यूनिट 2 का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इंटरनल एनालिसिस। बेसिकली जब आप बिज़नेस करने जाते हो तो उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स गवर्न करते हैं आपकी कंपनी को, और साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी गवर्न करते हैं। तो कुछ इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जो कि आपकी कंपनी को अंदर से इम्पैक्ट करते हैं। मतलब अगर ये चीज़ अच्छे मतलब अगर पॉजिटिवली एक्ट करेंगे तो आपकी कंपनी को इससे फ़ायदा होगा, बट अगर ये नेगेटिव चलेगा तो आपकी कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो ऐसे कुछ इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सप्लायर्स। मान लीजिए आपकी कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और आपको चाहिए सेमीकंडक्टर्स की चिप। अगर आपको सेमीकंडक्टर्स की चिप चाहिए तो ऑब्वियसली इंडिया में उसके सप्लायर ज़्यादा है नहीं, तो आपको या तो चाइना, ताइवान ऐसी कंट्रीज़ को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, या फिर जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स चिप बनाती है, आपको उन कंट्रीज़ को अप्रोच करना पड़ेगा। तो सप्लायर चेन अगर बिगड़ गया, जैसे कि अभी कोविड आया था, तो कोविड के आने की वजह से बहुत शॉर्टेज हो गई थी इस चीज़ की, बिकॉज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स हो गए थे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में अभी भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर सप्लाई साइड में जो हुआ है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन कॉज हुआ है। तो अगर कभी भी कंपनी के सप्लाई साइड में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑब्वियसली कितनी भी डिमांड बढ़ जाए बट वो उस डिमांड को मीट नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि जो आपकी कंपनी के जो कस्टमर्स थे वो दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो जाए। मान लीजिए मेरे को टाटा की गाड़ी खरीदनी थी, बट टाटा की वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो हो सकता है मैं स्विच कर जाऊँ मारुति सुजुकी पे, हो सकता है मैं किया पे स्विच कर जाऊँ, मैं एमजी पे स्विच कर जाऊँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी सप्लाई में शॉर्टेज चल रही थी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, मार्केट एंड द डिमांड। अगेन हो सकता है कि आपकी कंपनी की सप्लाई चेन बहुत अच्छी चल रही है, बट आपकी कंपनी का मार्केट टाइप कैसा है, उसकी उस पर्टिकुलर टाइप में डिमांड कैसी है। मार्केट टाइप का मतलब कि आप किस जगह पे अपने अप्रोच करना चाहते हो, किस जगह पे प्लेस करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को। हो सकता है कि आपका एक एमएनसी हो तो एक ऑब्वियसली आपका इंटरनेशनल ब्रांड होगा, आप अलग अलग कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को सेल करते होगे। बट अगर आपका एक नीच सेगमेंट में ब्रांड है, अगर एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो हो सकता है कि उसकी डिमांड जो है वो छोटे छोटे फैक्टर्स से रेगुलेट हो। जैसे कि इंडिया में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया इज़ अ वेरी कल्चर रिच कंट्री। तो साउथ इंडिया में अगर हम देखें, जैसे चेन्नई हुआ, केरला हुआ, या फिर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, तो हर जगह अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हो सकता है कि उन पर्टिकुलर मार्केट जब वहाँ पे कोई फेस्टिव सीजन आए तो वहाँ पे नए नए टाइप के डिमांड्स क्रिएट हो सकती हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट इज स्किल लेवल। कमिंग ऑन टू योर एम्प्लॉयज़, बिकॉज आपके एक तरीके से अगर हम कंपनी के बैकबोन की बात करें तो एम्प्लॉयज़ आर द बैकबोन ऑफ द कंपनी। विदाउट एम्प्लॉयज़ मशीन खुद से तो काम नहीं कर सकती। अकेला वहाँ का एमडी, डायरेक्टर्स और उनके जो एचओडीज़ हैं वो मिलकर कंपनी को नहीं चला सकते हैं। आपकी कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और एम्प्लॉयज़ में भी दोनों ही आते हैं, स्किल्ड लेवल एम्प्लॉयज़ भी आते हैं और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। अगर हम स्किल्ड लेवल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनका स्किल कितना अच्छा है, जैसे कि अभी हमने रिसेंट में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे कि ट्विटर में बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है, मेटा में बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है। इस तरीके से मतलब बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं जिन कंपनीज़ में कंटिन्यूसली ले ऑफ चल रहा है। मतलब 1500 एम्प्लॉयज़, 2000 एम्प्लॉयज़ एक एक दिन में निकाले जा रहे हैं वहाँ पे। सो इतना ज़्यादा आपको कट ऑफ क्यों करना पड़ रहा है? ऑब्वियसली उनके पीछे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल जो एम्प्लॉयज़ को वेव ऑफ किया जा रहा है वो उनके स्किल लेवल पर उनको वेव ऑफ किया जा रहा है। अगर वो स्किल्स को मेनटेन नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आपको कंपनी को इस लेवल के लोग चाहिए, मतलब एकदम प्रीमियम लेवल के लोग चाहिए, बट हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि उस टारगेट को मैचअप नहीं कर पा रहे होंगे, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को आपको ले ऑफ करना पड़ रहा है, बिकॉज वो आपकी कंपनी के लिए बर्डन बन चुके हैं। उसकी उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की वजह से आपकी कंपनी को हो सकता है कि लॉस फेस करना पड़े। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द रेगुलेशंस। जब कोई भी कंपनी सेटअप होती है तो वो अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, बिज़नेस का विजन और मिशन डिसाइड करती है। जब वो अपने मिशन और विजन को डिसाइड करती है तो वो अप्रोच भी देखती है कि हमें एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, बट उस टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंपनी होगी, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी सही ना हो, कि मतलब आपने आज एक छोटी सी गलती करी, आज आपको मतलब आपका आने का टाइम है 10 बजे और आप 11 बजे आ रहे हो, एक दिन आप लेट हुए और आपको फायर कर दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो जाते हैं। बट अगर आप रोज़ ही, आपकी एक हैबिट बन चुकी है कि आप कंटिन्यूसली आप एक महीने तक आप रोज़ एक आवर लेट आ रहे हो, तो वो एचआर को समझना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है काम के लिए, पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एकदम आपको लीनेंट भी नहीं होना होता है, मतलब आपको एकदम हार्श पे भी नहीं आना है, आपको एकदम लीनेंट भी नहीं रखना अपने रेगुलेशंस, आपको इन बिटवीन रहना है, ताकि आप लोगों को जो सही कैंडिडेट्स हैं, जो सही एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको और अपॉर्चुनिटी दे पाओ ताकि वो एक बेहतर तरीके से काम कर पाएँ, एक आप अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करो जहाँ पे लोगों को काम करने में मज़ा आए। ऐसा नहीं हो कि उनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहे कि भैया मेरे को टाइम पे पहुँचना है, मुझे अपने डेडलाइंस मीट करनी है, फिर चाहे मैं कैसा भी काम करूँ। हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत काम कर दूँ, बट कंपनीज़ को ये चीज़ समझना चाहिए कि क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए, बिकॉज इफ़ दे वांट क्वालिटी देन दे शुड गिव सम टाइम एंड दे शुड गिव सम लेवरेज टू द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फाइनेंशियल डिसीजंस, अभी जैसे हम लास्ट 2 या 3 साल देखें, जैसे अगर रिसेंट ईयर भी देखें तो कंटिन्यूसली RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। अगर वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी के फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उस चीज़ से, बिकॉज इन्फ्लेशन भी है और साथ साथ अब उनका रेट हाइक भी हो चुका है। कंपनी को जो लोन लेके बैठी है उस पर अब उनको ज़्यादा EMI चुकानी पड़ रही है, तो यहाँ पे उनका फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा उनके ऊपर। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बट अगर कोई कंपनी है जो कि सरप्लस रिच है, जिनके पास मतलब एक्सपेंसेस करने के लिए फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो वो लोग ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर और ऐसी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकती हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगर हम एक कंपनी की बात करें तो एक कंपनी पूरी इंडस्ट्री रन नहीं करती है। ऑब्वियसली किसी किसी जगह पे मोनोपोली होती है, जैसे कि इंडियन रेलवेज़ की हम बात करें तो वहाँ पे उनकी मोनोपोली है। हम LIC की बात करें तो ऑब्वियसली उनके पास मोनोपोली नहीं है, बट एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। बट अगर हम बाकी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे ऑटोमोबाइल की बात करें, हम टेक्सटाइल की बात करें, तो टेक्सटाइल में आपको भी पता है कि कितनी सारी कंपनीज़ हैं और उन कंपनीज़ के बीच में कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। हम FMCG सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो ऐसे मैटर करता है कि आपकी कंपनी का अपने जो पीयर्स हैं, उनके जो कॉम्पिटिशन हैं, जो पूरी इंडस्ट्री है, उनके साथ में कैसे रिलेशंस हैं। बिकॉज इफ़ दे आर मेंटेनिंग गुड रिलेशंस तो वो लोग हार्मनी में काम कर सकते हैं। जैसे कि हम कोका कोला और पेप्सी देखें तो वो लोग हमेशा से आर्क राइवल्स रहे और उनकी राइवलरी इतनी ज़्यादा है कि वो लोग कॉम्पिटिशन को कट ऑफ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एथिकल केसेस भी हुए हैं, काफ़ी लीगल केसेस भी हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों को सफ़र करना पड़ा है। तो यहाँ पर अगर उनके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे एक दूसरे के साथ तो वो पूरी इंडस्ट्री हार्मनी में काम कर सकती है। लास्टली अगेन रिलेटेड टू दिस द कंपटीशन लेवल, अगेन जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत कम कॉम्पिटिशन्स हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसे अर्न कर सकती है। जैसे कि इंडियन रेलवेज़ है, उसके ऊपर कभी कॉम्पिटिशन से फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उनकी मोनोपोली है। LIC में पिछले 15-20 साल से अगर देखें तो उनको कोई अभी तक नहीं हिला पाया है। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अब प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेशंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, तो अब LIC के मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर कंपटीशन कि वो क्या कर रहे हैं, आपसे कितने स्टेप्स आगे हैं, और हमेशा आपको एक फोरसाइट रखना है ताकि आप कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव के एक्शन को समझ पाएँ। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस कि कौन से इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपकी कंपनी को इम्प्लीकेट कर सकते हैं इन चेंजेस लाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, आपके पास किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके HR रिसोर्सेज हों, चाहे वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, या फिर आपके गुड्स हों, या फिर आपके सप्लायर्स हों, जिस भी तरीके के रिसोर्सेज हैं आपके पास, वो किस क्वालिटी के हैं और कब तक आप उनको सरप्लस में मेंटेन कर पाओगे। बिकॉज अगर आपके रिसोर्सेज डेफिसिट में जाना स्टार्ट हो गए, जैसे कि हम TCS की बात करते हैं, TCS की बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अगर उनके पास कोई नए प्रोजेक्ट आएंगे तो उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वो प्रोजेक्ट दे सकते हैं। बट अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है और आपके पास एक नया क्लाइंट आ रहा है तो ऑब्वियसली आप वो डेडलाइन मैच नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास ज़्यादा हेडेक आ जाएगा, ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा उनके ऊपर। नेक्स्ट बिहेवियर कैसा है आपकी कंपनी का, जैसे आपके HR रिसोर्सेज हैं वो HR किस तरीके से बिहेव कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, ये एम्प्लॉयज़ का आपस में भी किस तरीके का बिहेवियर है। बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल एज द वर्क कल्चर। बिकॉज अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय सूट नहीं हो पा रहा है तो वो आज नहीं तो कल, मतलब हो सकता है वो 1 साल रन कर ले, 2 साल रन कर ले, बट उससे ज़्यादा आपकी कंपनी के साथ में वो हमेशा के लिए मतलब एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन कभी नहीं बना पाएगा इफ़ द बिहेवियर इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द कॉम्पिटेंसीज, अगेन जो इंटरनल कॉम्पिटेंसीज भी होती हैं कंपनी में विद इन द एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉयज़ का अपने एक तरीके से अगर हम बात करें MDs हो गए या डायरेक्टर्स हो गए या मैनेजर्स हो गए, उनके साथ में कैसा रिलेशंस है उस पर डिपेंड करता है ये चीज़। नेक्स्ट ऑपरेशन कैपेबिलिटी,
अगेन द ऑपरेशन डिपार्टमेंट शुड बी वेरी गुड एंड शुड बी वेरी थरो विद देयर प्रोजेक्ट्स। मतलब अगर आपके पास आने वाले 6 महीने में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके लिए आपको अपने कैपेबिलिटीज़ को मेंटेन करना है ताकि आप उनको बैक कर पाओ। जितने भी आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप उनको बैक करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उतनी। लास्टली मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, अलग अलग ऑब्वियसली बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स, HR मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स, तो वो पैसों को कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग को किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज अगर आप किसी भी तरीके से एक भी रिसोर्स को अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाओगे। हमेशा आप ज़्यादा एक्सपेंड करते रहोगे या स्पेंड करते रहोगे अपनी कंपनीज़ पे ताकि एक बेहतर मैनेज कर पाओ। बट अगर आपने एक सही तरीके से मैनेज कर लिए हैं सारे ही रिसोर्सेज को, देन ऑब्वियसली योर रेवेन्यू विल इंक्रीज। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू।